हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे वायरोलॉजी के सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो ये है रेबीज़, ठीक है ना। रेबीज़ जो आपके एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल आता है आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में। तो रेबीज़ आप लोग जनरली आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कि रेबीज़ कैसे होता है। तो किसी कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से आपको जाना पड़ता है। आपने अपने लोकली अपने जो गांव या शहर में सुना होगा कि हाँ भाई मेरे को रेबीज़ हो गया, तो कहाँ मैं जाऊँगा, मैं अपना टीका लगवाने जाऊँगा रेबीज़ का, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको इतना पता है, इतना अगर आपको आता है कि हाँ भाई ये एनिमल से होता है तो ठीक है, आपको आता है कुछ ना कुछ, आपने दुनिया देखी है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, बंदे को पानी से एलर्जी हो जाता है, पानी उसको पीने बनने पानी से डर लगने लगेगा। इट इज़ हाईली फेटल वायरल डिजीज, बहुत ही ज़्यादा फेटेलिटी इसकी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी इसकी ज़्यादा है। मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन्स एंड अदर मैमल्स। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कराता है किसमें, ब्रेन में, किसके ब्रेन में, ह्यूमंस के एंड अदर मैमल्स के, उसके अदर मैमल्स के इन्फ्लेमेशन कराता है। तो ये क्या होता है, रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया is a highly fatal viral disease that causes inflammation of the brain of in the humans and other mammals. It is called by लिस्सा वायरस टाइप 1। ये क्या किससे कॉज होता है, लिस्सा वायरस टाइप 1 से। हाँ जी, तो ये किससे कॉज होता है, लिस्सा वायरस टाइप 1 से कॉज होता है, ठीक है ना, लिस्सा वायरस टाइप 1 से। तो ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज टू ह्यूमन कैसे हो सकता है, ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, तुमने अपने अगर लाइफ में, अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना होगा। तो हाँ भाई, किसी कुत्ते ने काट लिया, 95% बाइट से होते हैं। बिल्ली ने खरोच लिया, स्क्रैचेस। लिक्स फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल, कोई इन्फेक्टेड एनिमल से आपको चाट लिया, आपके बॉडी पे कुछ म्यूकोसल सरफेसेस ओपन रह गए थे, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है, लिक्स हो सकते हैं। आपके इन्फेक्टेड एनिमल ने चाट लिया तो आपको रेबीज़ हो सकता है। तो क्या होता है कि लुइस पास्चर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डायग्नोज दैट रेबीज़ टारगेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो लुइस पास्चर थे वो पहले आदमी थे जिन्होंने डायग्नोज किया था रेबीज़ को, जो टारगेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो सीएनएस को टारगेट करता है। तो 1890 में उन्होंने क्या किया, रेबीज़ वैक्सीन बनाया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, रेबीज़ वैक्सीन बना के उन्होंने एक 9 साल के बच्चे जिसका नाम जोसेफ मिस्टर था, आफ्टर ही हैड बीन बिट बाय अ रैबिट डॉग, उन्होंने बचाया था। 1890, मतलब आज के, मतलब समझ लो 130 साल पहले, ठीक है ना, 130 साल पहले आज के, बताओ उस टाइम पे इन्होंने एक रेबीज़ का वैक्सीन बनाया और 9 साल के बच्चे की जान बचा ली थी। जोसेफ मिस्टर उसका नाम था, ठीक है ना, लुइस पास्चर की। तो एक हिस्ट्री की थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, तो मॉर्फोलॉजी इसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ अ बुलेट शेप। पहली बात तो ये बुलेट की तरह है, देख के ही लग रहा है, हाँ भाई गोली की तरह लग रहा है। आरएनए है, आरएनए वायरस होता है, ठीक है, डीएनए वायरस नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड है, जैसे ये दिख रहा है ना, सिंगल स्टैंडर्ड ही आरएनए होता है। नेगेटिव कॉइलिंग, नेगेटिव सेंस है, ठीक है ना। एसएसआरएनए नेगेटिव सेंस वायरस है, ठीक है ना। तो क्या है, बुलेट शेप्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, एसएसआरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड होता है वायरस, ठीक है। तो इसकी जो है, ये मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा, इसका डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो है ये तुम्हारा आरएनए नेगेटिव स्ट्रैंड है, ये आरएनए पॉलीमरेज इसके ऊपर अटैचमेंट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक ग्लाइको प्रोटीन के कुछ हिस्से हैं। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स हैं, कुछ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स हैं। इसके अंदर क्या है कि एम है, मैट्रिक्स जहाँ पे होता है, जिसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर ये होता है। तो ये एनवेलप इसका हो गया, लिपिड बाइलेयर का एनवेलप होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स होती हैं कुछ और तुम्हारा एम मैट्रिक्स होता है जो इसका मैट्रिक्स सराउंड करता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ मॉर्फोलॉजी में अगर डायग्राम बना के आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा, टीचर खुश हो जाएगा। न्यूक्लियोकैप्सिड की क्या होती है, जो आपका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है उसकी हेलिकल सिमेट्री होती है, हेलिकल मतलब हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है ना, मुड़ा हुआ, ठीक। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है मोस्ट पैथोजेनिक एंड होता है, कॉजेज क्या करता है, ये न्यूरोइन्वेसिवनेस करता है, पैथोजेनिसिटी करा सकता है, हीमोग्लूटिनिन एक्टिविटी करा सकता है। क्या करता है ग्लाइकोप्रोटीन जो आपका होता है इसमें, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी में तुम बुलेट शेप मॉर्फोलॉजी देखोगे तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या कराएगा, मोस्ट पैथोजेनिक होता है, ठीक है ना। इसका ग्लाइकोप्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है इसका, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड की आपकी हेलिकल सिमेट्री होती है और ग्लाइकोप्रोटीन जो इसका होता है मोस्ट पैथोजेनिक होता है, ठीक। कॉजेज क्या करता है, ये न्यूरो इन्वेजिवनेस कर देता है, बंदे को न्यूरो सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, पैथोजेनिसिटी हो जाएगी, कुछ हीमोग्लूटिनिन की एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है ना। ये 3 चीज़ कम करता है। हीमोग्लूटिनिन मतलब हीम का एग्लूटिनेशन करा देगा, ठीक है ना। पैथोजेनिसिटी हो जाएगी, न्यूरो इन्वेजिवनेस हो जाएगी और हीमोग्लूटिनिन की एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी कुछ हम लोग इसकी समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, 1 सेरोटाइप से क्या होते हैं, 7 एंटीजेनिक वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक सेरोटाइप से कितने एंटीजेनिक वेरिएंट्स होते हैं, 7 एंटीजेनिक वेरिएंट्स होते हैं, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन जी से पैथोजेनिक 1 होता है, ठीक है ना। एक जो ग्लाइकोप्रोटीन जी होता है इसका पैथोजेनिक होता है, ठीक। न्यूक्लियो प्रोटीन वाला जो होता है इसका नॉन पैथोजेनिक होता है, ठीक है।
तो एक सीरोटाइप से 7 एंटीजेनिक वेरिएंट्स बनेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन इसका पैथोजेनिक होता है और जो न्यूक्लियर प्रोटीन है उसका नॉन पैथोजेनिक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, नॉन पैथोजेनिक होता है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है क्या क्या कराता था, मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी। न्यूरो इन्वेसिवनेस कराता था, पैथोजेनिसिटी करा देता और हीमग्लूटिनिन एक्टिविटी करा देता था, हीमग्लूटिनिन की एक्टिविटी। तो ग्लाइकोप्रोटीन जी और न्यूक्लियोप्रोटीन में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन जी जो होता है एनवेलप पे होता है और न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है न्यूक्लियर कैप्सिड पे होता है, ठीक है ना। और ये ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है ग्लाइकोप्रोटीन जी, और ये ग्रुप स्पेसिफिक होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन ग्रुप स्पेसिफिक होगा, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होगा। ग्लाइकोप्रोटीन स्पीशीज पे डिपेंड करेगा और ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ग्लाइकोप्रोटीन और उसके न्यूक्लियोकैप्सिड के और डिफरेंस देखते हैं कि पैथोजेनिक होता है ये तो पहली बार बताया था, ये नॉन पैथोजेनिक होता है। बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन द न्यूरल टिश्यू, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के पे बाइंड करेगा मतलब कि न्यूरल टिश्यूज़ पे, और ये क्या कराएगा, न्यूरो इन्वेसिवनेस कराएगा, पैथोजेनिसिटी करा सकता है, हीमोग्लूटिन एक्टिविटी करा सकता है, ठीक। इट कॉजेज, ये क्या कराएगा, इट हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। ये कैसे क्या करेगा, इट हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय हाई, ठीक है ना। ये डायग्नोस्टिक हेल्प मतलब कि डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी डिटेक्शन कराएगा हाई के टेक्निक से, जो कि होता है आपका हीमोग्लूटिनिन इनिबिशन टेस्ट, जो कि आपका क्या होता है, हीमोग्लूटिनिन इनिबिशन टेस्ट से क्या कराएगा, डायग्नोस्टिक कराएगा। डायग्नोस्टिक इसका टेस्ट होता है, ठीक, हाई होता है। और यहाँ पे एंटीबॉडी डिटेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होगा क्योंकि नॉन पैथोजेनिक है, और यहाँ पे एंटीबॉडी बाय हाई हीमोग्लूटिनिन इनिबिशन टेस्ट किया गया, यहाँ पे हीमोग्लूटिनिन की एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। अब इसका रोल क्या होता है इम्यूनिटी में, रोल इसका क्या होगा, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज विच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये क्या होती है, न्यूट्रलाइजिंग कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, ठीक है ना। क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है नेचर में कुछ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। ऑल्सो स्टिमुलेट, क्या ये स्टिमुलेट करती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल स्टिमुलेट करती है। और एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोटेक्टिव, एंटीबॉडीज जो होती हैं ये यहाँ पे नॉट प्रोटेक्टिव होती हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट करती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, यहाँ पे एंटीबॉडी जो होती है प्रोटेक्टिव नहीं होती। वैक्सीनेशन कराओगे प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ द एंटीजन कैन बी यूज इन द सब यूनिट वैक्सीन। यहाँ पे नॉट यूज इन वैक्सीन, न्यूक्लियोकैप्सिड वाले को वैक्सीन में यूज़ नहीं करते, और इसका प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एंटीजन जो है सब यूनिट वैक्सीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। रोल इन इम्यूनिटी क्या है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है विच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ऑल्सो स्टिमुलेट साइटोटॉक्सिक टी सेल। यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव नहीं होगी, यहाँ पे प्रोटेक्टिव होगी और स्टिमुलेट करेगी किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। इसके एनिमल ससेप्टिबिलिटी की मैं बात करूँ, एनिमल कहाँ के मतलब कौन कौन से एनिमल ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो वेरी हाई ससेप्टेबल हो सकते हैं फॉक्स, आपके कोई फॉक्स हो गया, जैकाल हो गया, वोल्फ्स हो गए, कॉटन रैट्स, इन सब में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये सब जंगली जानवरों में फॉक्स हो गया, लोमड़ी, जैकाल, वॉल्व्स, कॉटन रैट्स हो गए। हाईली ससेप्टेबल कहाँ होंगे, रैबिट्स में हो सकते हैं, कैटल, कैट्स, हैमस्टर, रकून, बैट्स में ये सब होते हैं थोड़े। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, देख लेना बस क्या क्या होता है, ठीक है ना। और मॉडरेटली ससेप्टेबल में डॉग्स, गोट्स, शीप्स, हॉर्सेस होते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं हाँ ये डॉग से होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं होता, ठीक। लो ससेप्टेबल में ऑप्सोमस में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रेबीज वैक्सीन की मैं बात करूँ, एक स्ट्रीट वायरस के लिए हो सकता है, एक फिक्स वायरस के लिए होता है। स्ट्रीट वायरस क्या होता है, द वायरस रिकवर्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग कॉजेज ऑफ द रेबीज इज कॉल्ड स्ट्रीट वायरस। जहाँ से हमने नेचुरली ऑकरिंग कॉजेज से, अगर वायरस को हमने रिकवर किया कहाँ पे, नेचुरली ऑकरिंग कॉजेज ऑफ रेबीज से, हमने कहाँ से रिकवर किया उसको, नेचुरली ऑकरिंग कॉजेज ऑफ रेबीज से हमने उसको रिकवर कर लिया। और फिक्स वायरस को कहाँ से रिकवर किया, द वायरस विच हैज़ अ शॉर्ट फिक्स एंड रिप्रोड्यूसिबल इनोकुलेशन पीरियड इज कॉल्ड फिक्स वायरस। ये क्या होता है, वायरस के अंदर क्या होता है, द वायरस विच हैज़ अ शॉर्ट फिक्स्ड एंड रिप्रोड्यूसिबल इनोकुलेशन। वायरस में के अंदर क्या है कि एक शॉर्ट फिक्स्ड होता है, शॉर्ट फिक्स्ड रिप्रोड्यूसिबल इनोकुलेशन पीरियड एक होता है, ठीक है ना। फिक्स्ड मतलब होता है वहाँ पे रिप्रोड्यूसिबल इनोकुलेशन पीरियड जो है वहाँ पे फिक्स होता है, इट्स कॉल्ड फिक्स्ड वायरस, यहाँ पे फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली ऑकरिंग कॉजेज ऑफ मतलब कि नेचुरली ऑकरिंग कॉजेज से वहाँ पे रेबीज का वायरस का रिकवर कर लिया तो उसी को स्ट्रीट वायरस कह देंगे। और यहाँ पे शॉर्ट फिक्स एंड रिप्रोड्यूसिबल इनोकुलेशन पीरियड होता है किसका, फिक्स वायरस का, ठीक है ना। द वायरस विच हैज शॉर्ट फिक्स्ड मतलब फिक्स और रिप्रोड्यूसिबल होता है, मतलब कि शॉर्ट फिक्स्ड एंड रिप्रोड्यूसिबल इनोकुलेशन पीरियड तो क्या कहते हैं, फिक्स वायरस कह देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे इसके सोर्सेज की, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रीट वायरस और फिक्स वायरस के। सोर्सेज क्या होंगे, नेचुरली ऑकरिंग वायरस से बताया था, फाउंड इन सलाइवा इन्फेक्टेड एनिमल में, और प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड कल्चर। ये किससे करेंगे, रिपीटेड कल्चर से कर सकते हैं। इन ब्रेन ऑफ रैबिट सच एज इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज रिड्यूस एंड फिक्स्ड, ठीक है। ये प्रिपेयर कैसे करेंगे, रिपीटेड कल्चर से करेंगे इन ब्रेन
और मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड मतलब कि वो होता है ना, रिप्रोड्यूसिंग पीरियड होता है, तो फिक्स बाय रिपीटेड मतलब कि प्रिपेयर कैसे करेंगे, रिपीटेड कल्चर इन ब्रेन ऑफ रैबिट सच दैट इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज रिड्यूस एंड फिक्स्ड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड रिड्यूस कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। और कल्चर से इसके क्या होते हैं, प्रोड्यूस नेगेटिव बॉडीज, यहाँ पे नेगेटिव बॉडीज होंगी, ठीक है ना, किस पे स्ट्रीट वायरस पे यहाँ पे नहीं होंगी, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 60 दिन का होगा, यहाँ पे 4 से 6 दिन का रिड्यूस होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। पैथोजेनिक फॉर ऑल मेमल्स, ये पैथोजेनिक होती है ज़्यादातर मेमल्स के लिए, और कैन बी पैथोजेनिक फॉर ह्यूमन्स अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ ही कंडीशंस में ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक होती है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, ठीक है ना, ये केस के लिए यूज़ होती है, यूज टू प्रिपेयर एंटी रेबीज वैक्सीन, ये क्योंकि छोटा हो जाता है भाई, फिक्स्ड वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड रिड्यूस होता है, फिक्स होता है, इसलिए वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका जो है स्ट्रीट वायरस का यूज़ नहीं कर पाते हम लोग वैक्सीन बनाने के, इनका भाई इतना बड़ा इतना कौन इंतजार करेगा, ठीक है ना। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, स्टेप नंबर वन क्या होता है, वायरस इंटर्स द बाइट ऑफ सेल, ठीक है ना, वायरस क्या इंटर किया, बाइट ऑफ सेल से इंटर किया, ठीक है ना। वायरस क्या फिर रेप्लिकेट करेगा, वायरस रेप्लिकेट्स इन द मसल एट द साइट ऑफ बाइट, ठीक है ना। वायरस कहाँ रेप्लिकेट किया, मसल एट द साइट ऑफ बाइट, मसल पे रेप्लिकेट किया एट द साइट ऑफ बाइट पे, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट्स कहाँ पे, वायरस इन्फेक्ट्स नर्व्स इन द पेरिफेरल नर्व्स एंड मूव्स अप बाय रेट्रोग्रेड ट्रांसफर, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर किया, रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट्स इन मसल एंड पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्या किया, ये वायरस रेप्लिकेट्स इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन एंड ट्रेवल्स अप स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। वायरस जो है रेप्लिकेट किया कहाँ पे, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जो है वायरस जो है आपका रेप्लिकेट किया डॉर्सल रूट गैंग्लियन में एंड ट्रेवल्स अप टू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। अभी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में चला गया, ऊपर जा ही रहा है, दिख रहा है आपको। अब पाँचवें में ब्रेन इन्फेक्टेड हो गया वायरस, ठीक है ना, ब्रेन इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले तो कुत्ते में काटा, मसल में रेप्लिकेशन हुआ, तो ये इसका पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट दिखाया, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करेगा, ये ब्रेन में जाएगा वाया डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है ना। वायर मतलब कि वहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन में रेप्लिकेट करता है और ट्रैवल करता है अप द स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में ट्रैवल करता है, ठीक। तो वायरस ट्रेवल्स फ्रॉम ब्रेन वाया नर्व्स, वायरस ट्रेवल्स फ्रॉम ब्रेन मतलब कि वायरस जो है ब्रेन से कहाँ ट्रेवल करता है, वाया नर्व्स टू अदर टिश्यू सच एज आई, किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक ना। वायरस ब्रेन से बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, तो वायरस ये होता है इन्हीं नर्व्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, आई में चला जाता है, किडनी में चला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है। तो इसकी बात हो गई पैथोजेनेसिस की। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ब्रेन में होता क्या है आखिरकार, ठीक है ना। ब्रेन में आखिरकार हमारे होता क्या है, तो वहाँ पे क्या होता है, मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। वहाँ पे कुछ अगर ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ तो कुछ सेल्स आएंगी, ठीक है ना, ठीक है, साइटोकाइन्स के रिलीज हो गए तो कुछ सेल्स आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और पेरीवेस्कुलर कफिंग ऑफ लिम्फोसाइट, वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वेस्कुलर के राउंड वेस्कुलेचर के राउंड कफिंग हो जाएगी लिम्फोसाइट्स की, ठीक है ना। ये जैसे वेस्कुलेचर है आपका, इसके राउंड हमारा कफिंग हो जाएगा लिम्फोसाइट्स का। वेलरिस नोड्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्लायल सेल, यहाँ पे क्या होते हैं, वेलरिस कुछ नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे ग्लायल सेल्स को कंसिस्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, आपको नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, नेगरी बॉडीज इन ब्रेन न्यूरॉन, दे आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन। ये क्या होती हैं, एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होती हैं जो कि ब्रेन में पाई जाती हैं आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ रेबीज, ठीक है ना। ब्रेन के न्यूरॉन में एक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होता है पहली बात, और ये इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है। ये एक चीज़ याद रखना, ये क्या होती हैं, ये होती हैं एक वायरल प्रोटीन और वायरल आरएनए, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, वायरल प्रोटीन्स होती हैं और वायरल आरएनए होती हैं, ठीक है, बेसिकली, ठीक। तो ये बात रही इसकी, ये मतलब कि ब्रेन में क्या होता है। नेगरी बॉडीज़ का क्या मतलब कि क्या यूज़ है, तो डिटेक्ट्स इन ब्रेन आफ्टर द पोस्टमार्टम के बाद में हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारी पोस्टमार्टम के लिए, हाँ आदमी कैसे मर गया तो रेबीज़ के कारण हमारा, ये हमको हेल्प करता है, ठीक है ना। ये पोस्टमार्टम में भी डिटेक्ट होता है नेगरी बॉडीज़। और नेगरी बॉडीज़ आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ हम लोग नेगरी बॉडीज़ देखते हैं, परकंजे सेल्स ऑफ सेरेबलम में देख सकते हैं, ठीक है ना। परकंजे सेल्स में सेरेबलम में क्या होता है, कुछ परकंजे सेल्स होती हैं, ठीक। पिरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं कुछ इन द ऑफ द हाइपोकैम्पस में कुछ पिरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं। बेसिकली ये सेरेबलम में देखेंगे, हाइपोकैम्पस में देखेंगे, और लेस फ्रीक्वेंटली इन द कॉर्टिकल एंड ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स, मतलब कि कॉर्टिकल में भी देख सकते हैं, ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स में भी देख सकते हैं। तो CHB से याद कर सकते हो, CHB, ठीक है ना। ये क्या, सेरेबलम में देख सकते हैं, सेरेबलम के कौन से, परकिंजी सेल्स में, कहाँ देख सकते हैं, हिप्पोकैम्पस में देख सकते हैं, पिरामिडल नर्व्स में देख सकते हैं, ठीक है ना, पिरामिडल न्यूरॉन्स ऑफ हिप्पोकैम्पस में देख सकते हैं। और ये कहाँ देख सकते हैं, ब्रेन स्टेम में देख सकते हैं, ये ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स में या कॉर्टिकल्स में, एंड कॉर्टिकल्स
कॉर्टेक्स में देख सकते हैं, कॉर्टिकल में और या ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स में, ठीक है ना। इसके क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात कर लूँ, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स बेसिकली मैंने बताया था कि इसका जो स्ट्रीट वायरस होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 20 से 90 दिन या 20 से 40 दिन जो भी होता है, ठीक ना। इट इज़ शॉर्टर इन चिल्ड्रन, ये शॉर्ट चिल्ड्रन में कम होता है। बाइट टू हेड, ये बाइट करता है हेड पे, नेक, अपर लिम्स, शॉर्ट पीपल, सीवियर लैसरेशन एंड जेनेटिक लो होस्ट इम्यूनिटी, ठीक। ये क्या करता है, चिल्ड्रन को में बाइट करेगा। जैसे कुत्ता आया, कुत्ता अगर छोटा सा बच्चा है तो कहाँ पे, हेड पे बाइट कर सकता है, नेक पे बाइट कर सकता है, उछल के बाइट किया, हेड नेक अपर लिम्ब पे गया। शॉर्ट पीपल में क्या होगा, सीवियर लेसरेशन हो जाएंगे उनको, बंदे को कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लो होस्ट इम्यूनिटी, ठीक है। अगर देखो इसमें क्या होता है कि कुछ लैसरेशंस हो गए और यहाँ पे कुछ बंदे को ना जेनेटिक और लो होस्ट इम्यूनिटी का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई वायरल इनोकुलेशन डोजेज हो जाएंगे, ठीक है ना। हाई वायरल इनोकुलेशन डोजेज कुछ हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब देखते हैं, शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज होता है और एक न्यूरोलॉजिक फेज होता है, दोनों क्या क्या होते हैं, ठीक। कैरेक्टराइज बाय नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से कैरेक्टराइज किया जा सकता है, जो इसका मतलब कि स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज में। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 से 10 दिन के लिए होता है, केवल किस किस दिन के लिए होता है, 2 से 10 दिनों के लिए होता है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज। और यहाँ पे क्या होगा, फीवर होगा बंदे को, देखो फीवर आएगा, मलेज होगा बंदे को, ठीक है ना। फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, फोटोफोबिया हो गया, सोर थ्रोट हो गया, एबनॉर्मल सेंसिटिव पैरेस्थीसिया हो गया, पेन, प्यूराइटिस अराउंड द वाउंड साइट, बहुत चीज़ें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है भाई, बंदे को यार फीवर हो गया, कोई मलेज हो गया, ठीक है, बंदे को मलेज आने लगे, एनोरेक्सिया हो गया, ठीक है ना, खाने में कुछ तकलीफ हो गई, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, बंदे को नोजिया वॉमिटिंग आने लगी, फोटोफोबिया हो गया उस बंदे को, ठीक है, सोर थ्रोट हो गया उस बंदे को, ठीक है ना। तो ये सब हो सकता है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज के लिए, जो 2 से 10 दिनों के लिए बेसिकली 2 से 10 दिनों के लिए होता है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज। वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, सोर थ्रोट, एबनॉर्मल सेंसिटिव पैरेस्थीसिया, पेन, प्यूराइटिस अराउंड द वाउंड साइट, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। पेन, प्यूराइटिस, पैरेस्थीसिया, सोर थ्रोट, फोटोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, फीवर, मलेज, ये सब हो सकता है शॉर्ट प्रोड्रोमल फेज के। और न्यूरोलॉजिक फेज में क्या होगा, न्यूरोलॉजिक फेज में क्या होगा, ब्रेन जो है अफेक्टेड हो गया, इंसेफेलेटिक टाइप हो सकता है 80% और पैरालिटिक टाइप हो सकता है। एक इंसेफेलेटिक टाइप हो सकता है, ठीक है ना, और एक पैरालिटिक टाइप हो सकता है। इंसेफेलिक टाइपिक में क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, जो कि एंग्जाइटी, एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियर, हेलुसिनेशन ये सब कॉज कर सकती है। क्या क्या कॉज कर सकती है, एंग्जाइटी कॉज कर सकती है बंदे को, ठीक है ना, बंदे को एंग्जाइटी अटैक्स आ सकते हैं, ठीक है, एजिटेशन हो सकते हैं बंदे को, ठीक है, और हाइपर एक्टिविटी हो सकता है, बिजार हो सकता है, बिजार बिहेवियर, वो अब बहुत ही मतलब कि अजीब सा बिहेवियर करे, वो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं कुछ उसको, ठीक है ना। इंसेफेलेटिक टाइप में क्या क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी बंदे को, एजिटेशंस आने लगेंगे, मतलब गुस्सा आने लगेगा, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी बंदे की, बिजार बिहेवियर हो जाएगा और हेलुसिनेशन होने लगेंगे हाइपर एक्साइटेबिलिटी और इंसेफेलेटिक टाइप में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका जो लूसिड इंटरवल होता है, वो थोड़ा सा मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ लूसिड इंटरवल होता है। ड्यूरेशन ऑफ लूसिड इंटरवल कीप्स रिड्यूसिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या होता है, जो पीरियड ऑफ सैनिटी बिटवीन टू इंसैनिटी, ठीक है ना, पीरियड ऑफ सैनिटी बिटवीन टू इंसैनिटी क्या होता है कि लूसिड इंटरवल कुछ होते हैं, तो उसको लूसिड इंटरवल कम हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, अब कम होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फीचर देखते हैं इसके, क्या होता है कि ऑटोनॉमिक या सिंपैथेटिक डिस्फंक्शन दिखा देगा, तो इंक्रीज क्या करेगा, ऑटोनॉमिक से क्या करेगा, सिंपैथेटिक डिस्फंक्शन दिखा देगा, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक डिस्फंक्शन दिखाएगा, लैक्रामेशन बढ़ा देगा, सलाइवेशन मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज़्यादा दिखाने लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपैथेटिक सिस्टम का डिस्फंक्शन मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का भाई ओवर फंक्शन, लैक्रामेशन दिखाएगा, सलाइवेशन दिखाएगा, लीड्स टू फोमिंग एट द माउथ, पर्सपिरेशन दिखा देगा, गूस फ्लैश दिखाएगा, कार्डियक एरिथमिया कर सकता है, ठीक है ना, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक, तो कार्डियक एरिथमिया कर सकता है, प्रियापाज्म कर सकते हैं, पेन, परसिस्टेंट पेनफुल इरेक्शन ऑफ दिस पेनिस को क्या कहते हैं, प्रियापाज्म कहते हैं। ये एक चीज़ याद रखना। हाइड्रोफोबिया मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हाइड्रोफोबिया से रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, और क्या होता है रेबीज में, रेबीज इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, और इन्फ्लेमेशन एट द ब्रेन कॉज कर सकता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है ड्यू टू बाइट ऑफ समथिंग एंड ये क्या कराएगा, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करा देगा, ठीक है। तो ये बात रही इसकी, और हाइड्रोफोबिया करा सकता है और एरोफोबिया करा सकता है, स्वेलिंग, प्रेसिपिटेट, इनवॉलेंट्री पेनफुल स्पाज्म ऑफ रेस्पिरेटरी रेंजियन फेरेंजियल मसल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कुछ स्वेलो किया हमने, पर्सपिरेट किया, इनवॉलेंट्री पेनफुल स्पाज्म हो जाएगा रेस्पिरेटरी एंड लेरेंजियल एंड फेरेंजियल मसल्स का, और ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कुछ डिसफंक्शन हो जाएगा इन्फेक्टेड ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स में, कुछ डिसफंक्शन कॉज कर जाएगा ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन स्टेम न्यूरॉन्स में, ठीक है। इन्फेक्टेड मतलब कि क्या होगा, डिसफंक्शन हो जाएगा
ठीक है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ डिसफंक्शन हो जाएंगे इन्फेक्टेड ब्रेनस्टेम न्यूरॉन्स में, इन्फेक्टेड ब्रेनस्टेम न्यूरॉन्स में कुछ डिसफंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके कारण से हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या करेगा, डिसफंक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेनस्टेम न्यूरॉन्स। अब क्या होता है, पैरालिटिक और डम रेबीज होता है कुछ, इसको एक तरह का एक और नाम कहते हैं, पैरालिटिक या डम रेबीज भी कहते हैं, ठीक है ना। यूजली हैपन पार्शियली वैक्सीनेटेड आदमी को होता है या बैट रेबीज वायरस में होता है, ठीक है ना। पार्शियली वैक्सीनेटेड या बैट रेबीज वायरस में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पैसिव पैरालिसिस हो जाएगा, ब्रिटन लिम्ब, ठीक है, प्रोग्रेस टू क्वाड्रिया पैरालिसिस और फेशियल पैरालिसिस, ठीक। फ्लैसिड पैरालिसिस ब्रिटन लिम्ब भी होगा, फेशियल पैरालिसिस कर सकता है और क्वाड्री पैरालिसिस भी करा सकता है, ठीक है। फाइनली लीड्स टू कोमा एंड डेथ, ये क्या करा सकता है, फाइनली क्या कराएगा, कोमा एंड डेथ करा देगा। इंसेफेलिटिक टाइप में और पैरालिटिक टाइप में कोमा फॉर 14 डेज आफ्टर डेथ। यहाँ पे क्या होगा, इंसेफेलिटिक टाइप ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यार एजिटेशन बढ़ाएगा, एंग्जाइटी बढ़ाएगा, ये सब कराएगा तो कोमा हो जाएगा बंदे को, 14 दिन में मर जाएगा। और पैरालिटिक टाइप में क्या होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस ही है तो चलो तब भी सर्वाइव 30 दिनों तक कर लेगा। और रिकवरी एंड सर्वाइव इज एक्सट्रीमली रेयर, इट्स अ वेरी फैटल डिजीज। ये बताया था ना, इसे बहुत ही फैटल होता है, ये डिजीज़ बहुत ही फैटल होती है। मतलब कि हाइड्रोफोबिया एंड इज़ अ वेरी फैटल डिजीज कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ठीक, और अदर मैमल्स, ब्रेन ऑफ द ह्यूमन और अदर मैमल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब जो है इसके रिकवरी और सर्वाइवल बहुत ही रेयर है, इसमें बहुत ही रेयर सर्वाइवल और रिकवरी है। इसके कुछ लैब डायग्नोसिस की मैं बात करूँगा। तो लैब डायग्नोसिस का क्या क्या हो सकता है, तो लैब डायग्नोसिस देख लो इसका क्या क्या हो सकता है। रेबीज का एंटीजन डिटेक्शन लगा देंगे फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स एट द नेप ऑफ नेक फ्रॉम कॉर्नियल स्मीयर एंड डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर देंगे। एंटीजन डिटेक्शन कर देंगे फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स एट द नेप ऑफ नेक, हेयर फॉलिकल से नेप ऑफ नेक के, और कॉर्नियल स्मीयर लगा देंगे बाई डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट से। वायरल आइसोलेशन कर देंगे किससे, माउस इनोकुलेशन से वायरल आइसोलेशन कर देंगे। इंट्रासेरेब्रल इनोकुलेशन इनटू सक्लिंग माइस कर सकते हैं, ठीक है ना। माउस इनोकुलेशन कर दें, इंट्रासेरेब्रल इनोकुलेशन टू सक्लिंग माइस, इंट्रासेरेब्रल इनोकुलेशन कर दें, उसको उस बंदे को क्या होगा, इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा और डेथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उसका ट्रेंड, फिर उसमें उसका ब्रेन का बायोप्सी लेंगे सक्लिंग माइस का, और उसमें क्या देखेंगे अपन, नेगेटिव बॉडीज देख लेंगे या रेबीज एंटीजन देख लेंगे। सेल लाइंस का कुछ इनोकुलेशन करते हैं, तो माउस न्यूरोब्लास्टोमा में बेबी हैमस्टर किडनी BHK सेल लाइंस लेते हैं। BHK सेल लाइंस कुछ होती हैं, ठीक है ना। सेल लाइंस का इनोकुलेशन कर देंगे, BHK सेल लाइंस ले लेंगे, यूज फॉर वायरस आइसोलेशन मच फास्टर होता है ये बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइंस। वायरस yields within 2 to 4 days and we can do DIF for detecting antigen। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर देंगे, इसका डिटेक्टिंग कर देंगे, एंटीजन इस पर डिटेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। और वायरस आइसोलेशन के लिए मच फास्टर प्रोसेस होता है बेबी हैमस्टर किडनी या BHK सेल लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस पर एंटीबॉडी डिटेक्शन फ्रॉम CSF, इंपॉर्टेंट अपीयर फर्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लेते हैं, कहाँ से डिटेक्ट करते हैं, फ्रॉम CSF करते हैं, ठीक है ना। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से अपन डिटेक्ट करते हैं कहाँ पे, ये एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये पहले मतलब कि सबसे पहला मतलब कि अपीयर होता है, और ये क्या करता है, सीरम में होता है और अपीयर लेट करता है प्रेजेंट आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद ये प्रेजेंट हो जाता है, ठीक। ये इसमें कुछ इसमें होते हैं, तो एक होता है MNT माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है, एक RFF होता है, FAVN होता है, ये सब जानना नहीं है, सब देख लो। IFA होता है, HAI होता है, CFT होता है, ये सब याद रख लो। ये सब में ये सब कुछ चीज़ें होती हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन कराने के लिए। वायरल RNA डिटेक्शन कैसे कराएंगे, भाई RT-PCR करा देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR, ठीक है ना। और कैन एम्पलीफाइड जीन ऑफ रेबीज वायरस, ये एम्पलीफाई कर देगा रेबीज जीन, तो ये एम्पलीफाई कर देगा रेबीज़ की जीन को। और मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड होता है, ये मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक मेथड होता है, और ये बेस्ट अवेलेबल होता है, ठीक है ना। बेस्ट अवेलेबल मेथड होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि अवेलेबल होता है। नेगेटिव बॉडी का डिटेक्शन लगा देंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कर देंगे और ब्रेन बायोप्सी हिप्पोकैम्पस फॉर पोस्टमार्टम डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़, पोस्टमार्टम डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़ का कर देंगे। तो HNE स्टेन पे क्या देखेंगे या सेलर स्टेन्स पे क्या देखेंगे, नेगेटिव बॉडी का डिटेक्शन देख लेंगे। HNE स्टेन्स और क्या होता है, सेलर स्टेन्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसी का प्रोफाइलेक्सिस कैसे करेंगे, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रेबीज़ कैसे बनाएंगे हम लोग की, प्रोफाइलेक्सिस का रेबीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी ऑफ रिस्क देखेंगे, टाइप ऑफ एक्सपोजर देखेंगे और रिकमेंडेड प्रोफाइलेक्सिस देखेंगे, ठीक है ना। तो कैटेगरी ऑफ रिस्क में क्या देखेंगे, कैटेगरी 1 जो होती है नो रिस्क होती है इसमें, और इसका टाइप ऑफ एक्सपोजर क्या होता है,
टचिंग और फीडिंग ऑफ एनिमल, लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन। यहाँ पे क्या हो गया, टचिंग कर लिया, फीडिंग करा दिया एनिमल को, और ये लिक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, तो यहाँ पे न्यू ट्रीटमेंट, कोई हिस्ट्री रिलायबल नहीं होती, तो वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है ना। और कैटेगरी 2 में देखते हैं माइनर रिस्क होता है, माइनर स्क्रैचेस और एब्रेशंस विदाउट ब्लीडिंग जो होती है, और वहाँ पे क्या बंदे ने चाट लिया, मतलब कि कुत्ते ने चाट लिया उस चीज़ों को, मतलब कि माइनर स्क्रैचेस या एब्रेशंस को, जो आपके बॉडी पे माइनर स्क्रैचेस हो गए या कुछ एब्रेशंस हो गए छोटे छोटे, तो कुत्ते ने उसको चाट लिया, तो उसी को कैटेगरी 2 कह देंगे, माइनर रिस्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाउंड मैनेजमेंट हो जाएगा बंदे का, बाउंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा रेबीज़ वैक्सीन से, ठीक है ना। बाउंड मैनेजमेंट पहले तो करेंगे, फिर रेबीज़ की वैक्सीन लगा देंगे, ऑब्जर्व द ड्रग फॉर 10 डेज, और उसको 10 दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे। कैटेगरी 3 जो होता है आपका मेजर रिस्क होता है, ठीक है ना। तो मेजर रिस्क वाले बंदे को क्या करेंगे, सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स करा देंगे, ठीक है ना। इस पर क्या होता है, सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट हो जाएगा विद ऊजिंग ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड बाहर आ रहा है, लिक्स ऑन ब्रोकन स्किन, ठीक है, ब्रोकन स्किन पे लिक्स हो गए, फ्रेश वाउंड्स मतलब कि होते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन बाइट बाय वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वाउंड मैनेजमेंट कराएंगे, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन देंगे बहुत ही जल्दी, और रेबीज वैक्सीन लगाएंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। ऑब्जर्व द डॉग फॉर 10 डेज, यहाँ पे करेंगे ऑब्जर्व द डॉग फॉर 10 दिनों तक डॉग को ऑब्जर्व भी करेंगे, मरता है कि नहीं, मतलब कि उस कुत्ते का अगर मर गया तो समझ जाना कि आपको रेबीज हो चुका है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोकल वाउंड केयर की, इसका लोकल वाउंड केयर कैसे करेंगे, ठीक, फिजिकल क्लेंसिंग करेंगे। हाँ, तो लोकल वाउंड केयर में क्या करेंगे, एक तो फिजिकल क्लेंसिंग कर देंगे सोप वाटर इरिगेशन से, ठीक है ना, फिजिकल क्लेंसिंग कर दे सकते हैं सोप वाटर इरिगेशन से। एक केमिकल क्लेंसिंग करेंगे एंटीसेप्टिक से, प्रोविडोन, आयोडीन, अल्कोहल हो सकता है केमिकल क्लेंसिंग के लिए, कुछ होते हैं एंटीसेप्टिक्स होते हैं, प्रोविडोन और आयोडीन, अल्कोहल हो सकते हैं। और फिजिकल क्लेंसिंग कैसे करेंगे, सोप वाटर इरीगेशन से करेंगे, सोप वाटर या इरीगेशन कुछ काम कर देंगे अपना, ठीक है। बायोलॉजिकल न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, आईजी जो होता है इम्यूनोग्लोबिन, लोकली एंड आईएम देंगे, लोकली एंड आईएम कुछ आपका इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हो, और डिवाइटल टिश्यू, डिप्राइव कर दोगे, डिवाइटल कर दोगे टिश्यू को। नेक्स्ट क्या होता है, टिटेनस हो सकता है बंदे को लोकल वाउंड केयर पे, और एंटीबायोटिक्स दे सकते हो, और कुछ डोंट सूचर नहीं करना है उस बंदे को, ठीक है ना। इट विल पुश द वायरस डीप, अगर सूचर कर दिया तो वायरस को क्यों है अंदर घुसेड़ देगा वो, और तो टिटेनस हो सकता है, मतलब एंटीबायोटिक्स कुछ दे सकते हो, और ये सब काम करा सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेबीज़ की इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे होते हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे इस बंदे का, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का रेडीमेड एंटीबॉडीज़ यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अराउंड वाउंड होती हैं, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनाइजेशन कराएंगे रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ कुछ होती हैं, तो अराउंड वाउंड के अराउंड ही देते हैं, इंट्रामस्कुलर दे देंगे, बाइंड्स विद रेबीज़ वायरस, न्यूट्रलाइज बायोलॉजिकली उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। और इक्वाइन रेबीज़ में क्या होगा, आईजी देंगे, ई रिग कहते हैं उसको। हॉर्स में होता है साइड इफेक्ट्स और मोर सीरम, मतलब कि सीरम सिकनेस वाला, मतलब कि ज़्यादातर इसमें साइड इफेक्ट्स देता है। ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन देंगे, एच रिग होता है, नॉट मच साइड इफेक्ट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए एच रिग ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, पैसिव इम्यूनाइजेशन के केसेस में। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या क्या कराएंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन सेल कल्चर डिराइव्ड वैक्सीन कुछ देंगे, तो प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल, तो उसमें क्या होता है, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन दे सकते हैं। तो चिकन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन होती है उसी को, तो चिक एम्ब्रियो सेल मतलब कि सेल वाली वैक्सीन दे देंगे, पी सेक कहते हैं उसको, ठीक है ना। उसको क्या देंगे, प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल दे देंगे। नेक्स्ट क्या देंगे, प्यूरिफाइड वेरोसेल दे सकते हैं वैक्सीन, प्यूरिफाइड वेरोसेल वैक्सीन दे सकते हैं। वेरोसेल लाइन्स को जाए मंकी किडनी सेल लाइन्स को MKC सेल लाइन्स भी कहते हैं। प्यूरिफाइड वेरोसेल्स वैक्सीन या प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन दे सकते हैं। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स में HDC वैक्सीन होती है, ठीक है ना, कुछ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स पे कुछ HDC वैक्सीन आप लोग दे सकते हो। तो उसको क्या होता है, ह्यूमन फीटल लंग पे हो सकता है या फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन्स पे हो सकती है, ठीक है ना। तो कुछ ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स की वैक्सीन भी लगा सकते हो आप बंदे को, तो ह्यूमन फीटल लंग पे काम करती है, ह्यूमन फीटल लंग फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन पे लोग काम करते हैं। कौन कौन सी, ह्यूमन फीटल लंग फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन्स पे वो लोग काम करती हैं। क्या काम करती हैं आपकी, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है ना। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन क्या करती है, ह्यूमन फीटल लंग फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन्स पे काम करती है। फ्रॉम WI38 ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, ठीक है, WI38 वाले पे काम करती है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स पे HDC वैक्सीन लगाते हैं अपन, ठीक। तो ये बात रही आपकी रेबीज़ की। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर अच्छा लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।